में आपको 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाने हैं। इस 50 क्वेश्चन को बनाने पे 50 नंबर आएंगे और आपको दिया हुआ होगा 100 क्वेश्चन। तो हम एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल से बनाएंगे ताकि एक ही वीडियो देखने पे आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। 92/115 का सरलतम रूप क्या है? तो पहले आपको जानना चाहिए कि सरलतम रूप क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम लिखें यहाँ पे 2/3, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो देखें, अगर यहाँ लिखा हुआ है 4/6, 8/12, तो ये सब फॉर्म में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जब आप इसको काटेंगे, जैसे 2 से 2 बार में कटा और ये 3 बार में, तो यही आंसर आ गया। इसको शुद्ध रूप कहते हैं या सरलतम रूप। इसको काटेंगे तो ये 4 से 2 बार में कट जाएगा और ये 6 बार, 4 से 3 बार में, तो फिर से आपका आंसर कितना आ रहा है? 2/3। हर स्थिति में 2/3 ही आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है 92/115, इसको जब काटेंगे तो 23 का पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ते हैं तो 192 आएगा, और 5 बार पढ़ते हैं तो 115 आएगा। तो इसका जो सरलतम रूप है, शुद्ध रूप है, वो क्या है? 4/5। अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? दो परिमेय संख्या, कोई भी संख्या लेंगे, 5 और 6, अगर पूछा जाए इसके बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका अनंत संख्या होंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच 5/5, ये 5.1, 5.2, 5.3, ये सारे संख्या आते रहेंगे और इस सभी को हम लोग परिमेय में चेंज कर सकते हैं। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है, तो अनंत परिमेय संख्या लिखे जा सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत और अशांत चेक करने के लिए आपको किसी भी भिन्न के हर को चेक करना होता है। पहले आपको देखना है कि अंश और हर कट रहा है या नहीं। अगर कटे तो पहले काट लेंगे, उसके बाद हम लोग को केवल चेक करना है सभी के हर को। जैसे यहाँ 88 दिया हुआ, 88 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 से 44 बार में, 2 से 22 बार में, 2 से 11 बार में। यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि 2 और 5 के अलावा कहीं दूसरा संख्या तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ 11 आ रहा है। अगर दूसरा संख्या आए तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा। फिर 210 का चेक करते हैं, तो 210 में 3 से अगर किया जाए तो 70 बार में, फिर 2 से किया जाए तो 35 बार में, फिर 5 से किया जाए तो 7 बार में। तो यहाँ देखिए, ये 3 आ गया, 3, 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। फिर हम लोग 110 का करेंगे। 110 को देखिए 2 से करेंगे, ये तो साफ 55 आया। फिर हम लोग 11 से करेंगे तो 5 आया। फिर से यहाँ 11 आ गया, केवल 2 5 रहता तो शांत। यहाँ तीसरा संख्या 11 आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। अगला हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करेंगे, जो आपका आंसर है। मैं इसे सॉल्व करके देखूँ। 1600 को 2 से करेंगे तो 800, फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 100 को अगेन डिवाइड करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 2 से करेंगे तो 5। यहाँ से लेके किसी भी संख्या तक आप देखेंगे कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। अगर कुछ आता तो ये भी अशांत होता है। चूँकि यहाँ पे केवल 2 और 5 के रूप में इसका हल आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल क्या है? शांत है। 2 और 5 के फॉर्म में ही आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? शांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, क्वेश्चन नंबर 4, dy² प्लस dy प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल अगर पूछा जाए तो इसका सबसे आसान है, हमको गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे अंतिम वाला पद और शुरुआत वाला पद, यानी कि a/d। गुणनफल में अंतिम वाला और शुरुआत वाला लिखते हैं। अंतिम में आपका अचर पद होगा और शुरुआत में स्क्वायर का गुणज होगा, तो मल्टीपल होगा। उसके बाद देखें, अगर योग पूछेगा तो बीच वाला लिखेंगे b/d, बस माइनस में इसको रखना है। तो चूंकि यहाँ गुणनफल पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? a/d। अगला, √18 का परमेयीकरण गुणांक क्या होगा?
हमको फैक्टर निकालना है। तो रूट 18 को अगर हम फैक्टर के रूप में चेंज करेंगे तो क्या क्या होगा पहले देखें। रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। इसको जब 9 × 2 लिखेंगे तो 9 का रूट होता है 3 और ये क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर ये दो गुणनखंड में टूट सकता है, या तो 3 या तो रूट 2। तो इसमें 3 लिखा हुआ है क्या? 3 तो नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा रूट 2। अगला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या 4 होता है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो क्या होगा 3। यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो केवल अभाज्य संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम आंसर क्या मारेंगे बी। अगला, यदि a बराबर BQ+R है जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इनमें से क्या सही है? देखिए ये जो होता है ये होता है r, ये इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, और ये जो है b इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। r जो है हमेशा b से छोटा होगा, हमेशा r का मान b से छोटा होना है। अगला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या समझने का तरीका है कि उसमें पाई अगर रूट लगा हुआ है, पाई अगर दिया हुआ है, या फिर इस प्रकार से संख्या लिखा हुआ 2.13 133 133, मतलब इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है रूट, तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी लगा हुआ है रूट अपरिमेय संख्या, ये भी लगा हुआ है रूट अपरिमेय संख्या। यहाँ रूट है लेकिन हम इसको रूट काट सकते हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, केवल डी ऑप्शन परिमेय संख्या है। इसका सही आंसर क्या होगा डी। अगला, द्विघातीय समीकरण के शून्यक होंगे कैसा? इसे पूछा जा रहा है दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक या एक धनात्मक एक। तो इसका तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, अगर ये प्लस दिया हुआ है तो शून्यक धनात्मक भी हो सकता है दोनों, या दोनों ऋणात्मक हो सकता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? एक आसान सा तरीका तो ये है कि आप इस पूरे को बना करके शून्यक देख ले धनात्मक है या ऋणात्मक, या फिर इसके लिए ट्रिक क्या यूज होता है जिससे ये जल्दी बन जाए। अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो दोनों प्लस में हो सकता है या दोनों माइनस में। तो इसमें क्या होगा कि एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये कट गया। दोनों धनात्मक हो सकता है या दोनों ऋणात्मक, बराबर भी हो सकते हैं। अगर डी का मान 0 आए तो पहले इसको आप चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव है तो धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो दोनों ऋणात्मक, और अगर निगेटिव होता तो दोनों क्या हो जाता धनात्मक। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ प्लस देखना है, अगर प्लस आ गया तो, और उसके बाद यहाँ देखना है अगर पॉजिटिव है, दोनों जगह पॉजिटिव है तो दोनों मूल ऋणात्मक, एक जगह पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है तो एक धनात्मक और एक ये यहाँ निगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएगा धनात्मक। अब अगर यहाँ पर निगेटिव में हो, ये वाला सिंबल माइनस में हो, तब आपको दोनों का दोनों ऑप्शन एक धनात्मक मारेंगे और दूसरा ऋणात्मक मारेंगे। ऑप्शन होगा एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं या इसको याद कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या चूज करना है। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? यहाँ देखिए, आपको चूँकि 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें 1 से 20 तक का स्क्वायर याद होगा ही। 11 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 121। उसके बाद 196 14 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है, वहीं 27 जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 5y² माइनस 25 के शून्यक क्या होंगे? शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5y² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब -25 इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +25 और ये हो जाएगा 5y²। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा रूट में, √5। चूँकि ये द्विघातीय समीकरण है तो इसका आंसर दो गो आएगा, एक प्लस और एक माइनस। तो इसका आंसर होगा
रूट अंडर प्लस माइनस रूट 5, ये वाला। अगला, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है। तो हमको द्विघातीय बहुपद क्या होगा निकालना है। तो द्विघातीय बहुपद का ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला एकदम सटीक लगता है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग लिखेंगे। मूलों का योग क्या है? 3, तो यहाँ लिखना है 3। यहाँ क्रमशः दिया हुआ यानी कि योग के लिए 3 और गुणनफल के लिए -40। एक्स प्लस गुणनफल के लिए कितना दिया हुआ? -40। तो हम लोग इस प्लस के स्थान पे जब यहाँ -40 लिखेंगे तो यही प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? -40। यानी इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। ऐसा ऑप्शन किस में लिखा हुआ है? तो ये ऑप्शन है ए में। तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्या है? युग्म इतना का हल कैसा होगा? हल चेक करने के गुणज का रेशियो निकालेंगे। तो देखें x के साथ जो यहाँ पे है वो क्या है? 1, और यहाँ x के साथ जो है वो है 2, फिर यहाँ y के साथ जो है वो है 2, और y के साथ यहाँ पे जो है वो है 4। अचर पद है 4 और यहाँ अचर पद क्या है? 8। जब हम इसको सरल रूप में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 बराबर, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2। जब तीनों बराबर होते हैं तो उसका अनगिनत हल होता है। उसका क्या होगा? अनगिनत हल। और यदि देखें ये वाला पहला वाला बराबर ना हो तो हम इसको बोलेंगे एक हल। यदि ये दूसरा वाला बराबर ना हो तो इसको हम लोग बोलेंगे एक भी हल नहीं होगा। और यदि तीनों बराबर हो गया तो इसका कितना हल होगा? अनगिनत हल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान निकालें। पहले व्युत्क्रम का मतलब समझे। एक शून्यक अगर एक्स है तो दूसरा शून्यक होगा 1/x, इसका मतलब ये हुआ व्युत्क्रम। एक अगर 2 है तो दूसरा होगा 1/2। एक अगर 3 है तो दूसरा होगा 1/3। मतलब एक सीधा है तो दूसरा बटे में, एक सीधा है तो दूसरा बटे में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। अब हम लोग इसका देखेंगे कि किस प्रकार से ये बनाया जाए। तो शून्यक व्युत्क्रम है, कुछ भी मान लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो बी आने वाला है। ये कुछ भी ले लेते हैं, वाई आने वाला है। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? 1/y। तो शून्यक का जो गुणनफल है उसका फार्मूला क्या बताए? अंतिम वाला बटे पहला वाला। अंतिम में क्या लिखा हुआ है? -b, और पहले क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, तो हम लोग क्या देंगे? 1। तो देखिए ये वाई तो कट जाएगा। 1 बराबर -b/1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, -b बराबर 1 है तो b का मान कितना हो जाएगा? -1। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, अर्धवृत्त का कोण होता है कितना? अर्धवृत्त का कोण दिखाना है। तो ये हो गया वृत्त, और वृत्त पे एक रेखा हम लोग खींचेंगे जिसको हम लोग क्या बोले? व्यास। इसके द्वारा जो परिधि पे बनाया गया कोण होता है, इस कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में बने। ये सभी का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। अगला, द्विघातीय समीकरण इतना के वास्तविक मूल नहीं है। हमको वो मूल दिखना है जो कि वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक मूल कौन सा होगा? अगर b² माइनस 4ac इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होता है, 0 के बराबर हो तो भी मूल वास्तविक होता है। अंतर ये है, इसका जो मूल है वो असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, और इसका जो मूल है वो बराबर होगा। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हुआ तो मूल अवास्तविक होते, अर्थात वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक मूल नहीं होगा अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो। इस सबको याद कर लेना है। अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा? तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो ऊपर में देख रहे हैं मूलों का योग और नीचे में क्या है? मूलों का गुणनफल। मूलों का योग लिखने कैसे बताएं? बीच वाला बटे पहला वाला। बीच में क्या लिखा हुआ? -1/2, और
गुणनफल में क्या था, अंतिम वाला बटे पहला वाला, यानी 6/2। ये 2 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, -1/6। अगला, समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात करें। 21वां पद A21 हमको ज्ञात करना है। A21 का फार्मूला होता है A + n - 1 × D। तो यहाँ पे हो जाएगा A का मान कितना है, -3 + n - 1। 21 पद है तो 21 में 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 × D का मान कितना होगा, दूसरा में पहला पद को घटाते हैं, या 4 में -3 को घटाएंगे तो माइनस, इसमें एक और माइनस लगा हुआ है तो हम लोग दोबारा 3 देंगे और ये कितना हो जाएगा, 7। अगर आप यहाँ ना निकाल पाते हैं तो तीसरा में दूसरा को घटाइए, 11 में से भी 4 जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 7। हर स्थिति में सार्वंतर बराबर ही होगा, सभी के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7। तो 7 को 20 से गुना करेंगे तो 140, और 140 में अगर हम -3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 137, 137। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण का मतलब है कि जिस समीकरण का मैक्सिमम घात 2 हो उसको हम लोग द्विघातीय समीकरण कहेंगे। तो इसमें देखेंगे कि इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो इसको ऐसे नहीं पता करना होता, पहले हम इसको सरल रूप में लाते हैं फिर चेक करते हैं। लेकिन हमें ऑप्शन बी में सरल रूप में दिया हुआ है और उसमें मैक्सिमम घात 2 है, तो हम लोग सीधा आंसर बी करेंगे। अगला, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। कौन सा पद 0 है, यानी कि nवां पद दिया हुआ है आपका 0। nवां पद का फार्मूला कितना होता है, an बराबर a + n - 1 × d। आपको n का मान निकालना है, कौन सा पद है, और nवां पद आपका 0 दिया हुआ है तो 0 बराबर लिखेंगे a का मान कितना है, 80 + n - 1 गुना d। जब 76 में 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। गुना करेंगे इसको किससे, -4 से। -4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 - 80, और ये क्या हो जाएगा, -4n, और ये माइनस माइनस +4। ये -4n को बराबर के इस ओर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4n = 80 और 4 84। 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 21 बार में। तो 21वां पद इसका आंसर, तो 21वां पद इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 21। ये 20 क्वेश्चन थे, आपको 21वां क्वेश्चन मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ, ये आपको खुद से बनाना है। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, ये आपको खुद से निकाल के कमेंट करना है।